गुड आफ्टरनून। हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू फेस इंटरव्यू। अभी पीसीएस मेंस का रिजल्ट आया है तो बच्चों के लिए मॉक हम लोग कंडक्ट कराते ही हैं, तो करा रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सबके लिए कराया जा सके। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के डाल दें, जिससे जो बच्चे नहीं आ सकते हैं वे बच्चे भी जो है वो जान लें कि जनरल एटिकेट्स क्या है और किस तरीके से इंटरव्यू फेस करना चाहिए। तो ये जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक, और आगे से जो देंगे तो उनके लिए काम आएगा। क्योंकि ध्यान रखने की बात यह है कि जो इंटरव्यू होता है वह इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट उतना नहीं है। तो जो आदत है पढ़ने की कि जब तैयारी करने की कि हम जब कोई भी हो प्रीलिम्स इंटरव्यू तो हम पढ़ने लगते हैं और लोगों से पूछते भी हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या क्या तैयार कर लें, करंट तैयार कर लें कि ऑप्शनल तैयार कर लें, कि अखबार पढ़ें कि टेक्स्ट पढ़ डालें, कि जिसमें ग्रेजुएशन किया उससे सवाल पूछे जाएंगे। और लोग बताते भी हैं कि हमसे इंटरव्यू में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, जो हमने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया था वो पूछा। हमने कहा भी कि हमको किए हुए 10 साल हो गए, लेकिन पूछा उन्होंने उसी से। कुछ लोग कहते हैं हमसे कुछ पूछा ही नहीं सब्जेक्ट के बारे में, उन्होंने जो पूछा वो एकदम करंट की बातें पूछी। तो आप क्या चाहते हो कि आप इंटरव्यू देने जाओ तो जो आप सोच रहे हो वही पूछें। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिससे आप रोज़ मिलते हो उसके लिए भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आज मिलेंगे तो वो हमसे ये बातें करेंगे। तो जब एकदम नए लोगों के बीच में आप जा रहे हैं तो ये पहले से ही प्रेडिक्टिव हो जाना है या पहले से मान चलना कि ये पूछा जाएगा, तो एक तो दिमाग से ये हटा दें कि ये पूछा जाएगा या ये पूछना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं, आप क्लीन स्लेट बन करके जाए बोर्ड में, कोई भी प्री कंसीव्ड बातें दिमाग में ना रखें। अब वो लोग ये भी बतलाते बच्चे पाए जाते हैं कि वो बोर्ड ज़्यादा नंबर देता है, ये बोर्ड कम नंबर देता है। ऐसी भी बातों से मुक्त रहें। बोर्ड के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानने की जिज्ञासा जो आपके मन में रहती है उसे आप ना पालें तो बेहतर रहेगा। मैं कुछ टिप्स आपको देता हूं जो आपको एक साइकोलॉजिकल सुकून देंगे। तो बाकी एकेडमिक्स और पर्सनालिटी से रिलेटेड तो बातें बाद में करूंगा। मैं पहले बोर्ड के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, बोर्ड जब आप फेस करने जाते हो तो आपके मन में ऐसा भाव रहता है जैसे पोरस सिकंदर को फेस करने जा रहा है। ऐसे भाव लगता है कि जैसे हम किसी अपने कॉम्पिटिटर या अपने विरोधी से मिलने जा रहे हैं। आपको ये तो मालूम है ना कि बोर्ड आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, हर्डल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड आपको नंबर इसलिए खराब दे देगा और आपको फेल करा देगा कि उसके बदले में उसका कुछ फायदा हो जाएगा। ये वो ज़्यादा नंबर देगा तो उसकी सैलरी में से कुछ नंबर कट जाएगा, कुछ पैसा कट जाएगा। तो बोर्ड तो इसलिए बैठा है कि वो आपको नंबर दे करके और आपको ऑफिसर बनाना चाहता है और बेस्ट बनाना चाहता है। जैसे पीसी है तो चाहता है कि हमारे बोर्ड से जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चे एसडीएम हमारे बोर्ड से बने। अमूमन हर बोर्ड का यही मन रहता है। बोर्ड तो वेट करता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे आए जिनको हम 60% या उससे ज़्यादा नंबर दें। आप जब उसको मजबूर करते हो तो वो सोचता है किसी अच्छे बच्चे को देंगे, इसको क्यों दें। आप से उसकी कोई राइवलरी थोड़ी। तो आप जब बोर्ड को फेस करने के लिए घुसे कमरे में तो आप ऐसे घुसे जैसे आप एक अवसर के पास जा रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी के पास जा रहे हैं, एक अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं जिनके माध्यम से हमको प्रॉपर बनने में, पीसीएस बनने में मदद मिलेगी। ना कि इस मानसिकता से घुसे कि हम एक विरोधी के पास जा रहे हैं और किस तरीके से उसके मनश्चेतन पर, उसकी साइकोलॉजी पर, उसके इमोशंस पर हमको ऐसा मेस्मराइजिंग, ऐसा हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट डालना है कि वो हमको नंबर दे दे, वरना तो देगा नहीं।
तो आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे वो इरिटेट होकर नंबर ना देने के लिए बाध्य हो, इतना ही सफिशिएंट है उसको नंबर देने के लिए। तो एक तो बात ये हो गई कि आप बोर्ड में जब आप रूम में प्रवेश करते हैं तो बोर्ड को आप अपना सहयोगी मान करके चलें, आप उसको अपना विरोधी मान के ना चलें, आप लड़ने की तैयारी से वहाँ ना जाएं। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं और आप बात करते वक्त हर बात पर संदिग्ध रहते हैं कि हमको फंसा रहा है, ये हमको किसी न किसी तरीके से हमको बाहर करना चाहते हैं, ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये सवाल ये सीधा उतना है नहीं जितना सीधा पूछ रहे हैं, इसमें ज़रूर कोई कॉम्प्लिकेसी इन्वॉल्व है। तो आप जो साधारण सी बातें हैं उनको भी ऐसे बताते हैं कि वो अमूमन बेहुदा लगता है, या कभी ज़्यादा आप ज़रूरत से बोल जाते हैं, कभी आप मैंने ऐसे। तो पहली बात तो मानसिकता आपको बोर्ड के प्रति ऐसे बनानी। दूसरी एक बात हम और कहना चाहते हैं कि आपको जानना चाहिए नो इज आल्सो एन आंसर, नहीं भी जवाब होता है। इसलिए आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो इफ यू थिंक दैट मोस्ट बिफिटिंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, तो बेटर यू से नो। तो ये ध्यान रखें कि नहीं भी एक जवाब है, और किसी भी सवाल के बाकी जो जवाब आप दे रहे हो उनके विकल्प में यदि नहीं अच्छा है तो आप नहीं ही बोलें। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आपको नो बोलने में और 10-12 बार आपको नो बोलना पड़ जाए तो आप तो अपनी समझ में मान चल बैठ जाते हो कि अब तो मेरा इंटरव्यू गया। तो फैक्ट्स के बारे में नहीं जानकारी होना ये कोई पर्सनैलिटी का नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, लाखों करोड़ों ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे लाखों करोड़ों लोग परिचित नहीं है, लेकिन इससे उनकी पर्सनैलिटी डिफेक्टिव थोड़ी है। तो आप नो को भी आंसर माने, और जैसे हाँ कहने का तरीका और सलीका होता है वैसे ना कहने का भी तरीका और सलीका होता है, जिसे उर्दू की ज़ुबान में तहजीब कहते हैं। तो ये आप यू शुड नो हाउ टू से नो। आपको ना कहना भी आना चाहिए, और ना भी एक जवाब है, वाजिब जवाब है, और हजारों जवाबों से बेहतर जवाब हो सकता है। और आपको लगातार नो कहना पड़ जाए तब भी आपको ये नहीं महसूस करना चाहिए कि हमारा इंटरव्यू खराब हो गया है। इसलिए आप बी रेडी टू से नो, इट इज़ आल्सो एन आंसर। अब मैं इंटरव्यू फेस करने के प्रोसेस को बताता हूँ। 2 बातें जानने के बाद कि बोर्ड के प्रति कैसे मना स्थिति से आप रूम में कक्ष में प्रवेश करें, और ये कि नो कहने के लिए आप हेजिटेट ना हो। इफ़ नो इज़ द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द आंसर्स यू आर कंसीविंग, जो भी आप सोचते हो बोलने के लिए, उनमें से नो यदि बेस्ट है तो आप नो ही बोल दें। इसके बाद आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो अमूमन जो स्टैंडर्ड इंटरव्यू होते हैं उनके 3 फेजेस होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इनको फॉलो करें बोर्ड, लेकिन आप देखोगे कि बातचीत में ये आता है। पहला स्टेज जो होता है उसको मॉडरेशन का स्टेज कहते हैं। आपसे जब इंटरव्यू बोर्ड में आप घुसेंगे तो पूछा जाएगा कि आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर क्या किया, या गिव द आप अपने बारे में बताएं। तो आपको नाम, कास्ट ये सब नहीं बताना है, तो आप अपने एकेडमिक्स के बारे में बताते हैं, और इंजीनियरिंग किया, मेडिसिन किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, बीए किया, एमए, पीएचडी जो भी किया। तो ये स्टेज जो होती है ये मॉडरेशन की स्टेज है, और इसमें आपको सहज किया जाता है कि आप सहज हो जाएं फिर जवाब देना चालू करें। तो ध्यान रखें कि इस स्टेज पर आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है। पहले स्टेज में आपको क्या रिफ्लेक्शन आना चाहिए? ऑनेस्टी। आप किसी भी चीज़ को ऐसे जवाब देने की कोशिश ना करें कि व्हाट आंसर विल प्लीज द बोर्ड। आप साइकोलॉजिकल गेम करने के चक्कर में पड़ जाते हो कि ये आंसर करें तो अच्छा रहेगा, कि ये आंसर करें तो अच्छा रहेगा। कि हमने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले लिया, हमने ज्योग्राफी ले लिया, हमने साइकोलॉजी ले लिया, हमने सोशियोलॉजी ले लिया, हमने हिस्ट्री ले लिया, हमने पॉलिटिकल साइंस ले लिया। तो पूछा जाता है कि जब आपने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया? आपने इंटर तक साइंस पढ़ी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्यों नहीं लिया? आपने ज्योग्राफी क्यों लिया? सोशियोलॉजी क्यों लिया?
तो बहुत सारे बच्चे बहुत वजहों से ऑप्शनल लेते हैं। किसी की वजह ये होती है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जीएस को बेहतर कवर करते हैं, किसी की वजह ये होती है कि किसी के सीनियर ने लिया था और इंजीनियर भी था और सब्जेक्ट भी लिया था, उसका हो गया था। किसी को हाई स्कूल इंटर में जब वो पढ़ रहा था तो ज्योग्राफी, पॉलिटी या ऐसे सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगे, बाद में उसने इंजीनियरिंग कर लिया या मेडिसिन कर लिया। लेकिन जब फिर उसको चॉइस आई तो उसने इसलिए ले लिया कि उसने हाई स्कूल तक जो पढ़ा था तो बेहतर सब्जेक्ट लगा था। तो जिस वजह से आपने लिया है प्लेनली आप वही वजह बता दीजिए कि आपने इंजीनियरिंग तो पढ़ा लेकिन इंजीनियरिंग हमने कर तो लिया लेकिन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट मेरे दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, सिंपल सा, तो इसलिए हमने उसको छोड़ा और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले लिए। आप ध्यान रखें, आप इस चक्कर में ना पड़े कि कौन सा उत्तर उनको खुश करेगा। आपके साथ जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उसे आप बोलें, क्योंकि तथ्य को छुपा करके जो आप खुश करने के लिए बोलते हो वो झूठ है और ये आपके ऑफिसर ना बनने का एक बड़ा कारण होगा कि आप प्लीज करने के लिए दूसरे के बोलते हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो। और आपके फोर्थ पेपर में तो ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी ये सारा सब पूछा जा रहा है। तो पहले स्टेज में फैक्ट्स को लेकर के यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि बोर्ड में अगले चरण में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल अमूमन सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, आपके ऑप्शनल से पूछे जाते हैं। करंट में पूछा जैसे आजकल कोरोना, कोविड, चाइना, नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट या सरकार ने जो तमाम सारे ऐप बैन किए हैं, इसको लेकर के सवाल। आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में किसके एडिटोरियल आपको अच्छे लगते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं, उसका एडिटर कौन है। ऑनलाइन जो बाईलाइन एडिटोरियल छपते हैं तो कि कौन सा कॉलमनिस्ट आपको पसंद है, आज के अखबार की मुख्य न्यूज़ क्या है, आज का जो एडिटोरियल था वो किस टॉपिक पर था। ऐसे तमाम सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। ऑप्शन को लेकर के एक्सपर्ट सवाल पूछते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर आपसे सवाल बनते हैं जो आपके नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। ध्यान रखना, इसमें भी नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, आपसे इसमें समझदारी का, आप समझदार हो ये टेस्ट ज़्यादा लेता है बोर्ड। आप किसी फैक्ट्स का आंसर नहीं कर पाते हो, किसी थिंकर की डेफिनेशन नहीं बता पाते हो, तो ये ऑफेंस नहीं है। जब आप इसमें समझदारी नहीं दिखाओगे तो ये ऑफेंस हो जाएगा। पर्पस बिहाइंड मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू इम्प्लीमेंट मार्केट पॉलिसी। तो आपसे एक सवाल पूछा गया, तो अब सवाल में आप अलाउद्दीन खिलजी ने टूटे फूटे साम्राज्य को इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया या अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था वैसा था, अरे आपको सीधे सीधे बताना है व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड। तो आप एक लाइन में जो भी है कि ही वाज इम्पीरियलिस्ट, ही वांटेड टू चेक ब्लैक मार्केटिंग या जो कुछ भी आपको लगता है एक सेंटेंस में बोलिए, और जब वो दोबारा आपसे एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहते हैं तो एक्सप्लेन करिए। लेकिन आपका छोटा, बहुत छोटा वाक्य बनना चाहिए जो सवाल का जवाब होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर माना जाएगा आप समझदार नहीं हो। सब्जेक्ट नॉलेज बहुत लोगों को होता है लेकिन समझदार नहीं होता। बड़ा से बड़ा हिस्टोरियन, उसकी समझदारी कानून गो से, लेखपाल से भी खराब हो सकती है। बड़ा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट, वो 3 लोगों के साथ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता है। तो उनको हिस्टोरियन, साइकोलॉजिस्ट, जियोग्राफर, मतलब ये सब थोड़ी उनको चाहिए। आपकी समझदारी काम आएगी जब आप डिप्टी कलेक्टर की सीट पर बैठे होंगे और जब कोई कम्युनल हार्मोनी को खतरा पैदा होगा तो वहाँ आपकी समझदारी काम आएगी कि आप किस तरीके से कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करते हो, ना कि ये नॉलेज काम आएगा कि आप साइकोलॉजी कितनी अच्छी जानते हो। तो ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट, लेकिन नॉलेज आपका मेंस में चेक हो चुका है। यहाँ देखा जा रहा है कि आप होल लिसनर हैं कि नहीं, आप पार्शल लिसनर तो नहीं है, आप सेलेक्टिव लिसनर तो नहीं है। ये जो डिफेक्ट होते हैं लिसनिंग के कि हमने पूछना चालू किया, अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिया तो आपने माइंड मेकअप कर लिया कि अब हमको अलाउद्दीन पर बोलना है। अभी मेरे बच्चे का मॉक करा रहे थे तो पूछा गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है सरकार ने, तो आप बताइए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट क्या है। तो हम बच्चे ने जवाब दिया कि यहाँ पर जो है वो चिकन को वरीयता दी गई है और इसीलिए चिकन को, अरे भाई एक शब्द का जवाब है चिकन।
फिर वो बाकी पूछे कि चिकन को क्यों दिया गया लखनऊ में, तो आप बताइए कि चिकन का यहाँ परंपरा रही है, चिकन ऐसा जो कुछ भी आप तो आप ध्यान रखो कि एक शब्द से जवाब से काम चल रहा है तो 2 शब्द नहीं बोल रहा है, 2 से चल रहा है तो 3 नहीं बोल रहा है, और कोशिश ये करना है कि जवाब में 4 या 5 शब्द से ज़्यादा कभी ना आए। जब तक एक्सप्लेनेशन सीख ना किया जाए तब तक आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना। तो दूसरी स्टेज पर आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपको समझदारी दिखानी है। सब्जेक्ट नॉलेज कम भी है तो काम चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज भरपूर है लेकिन आपके उत्तर देने में समझदारी का अभाव है, तो ऐसे सब्जेक्ट नॉलेज वाले व्यक्ति का ब्यूरोक्रेसी के रूप में कोई वेलकम नहीं करना चाहेगा। तीसरा जो स्टेज आता है और उसी पर बेस करता है तुम्हारा सिलेक्शन। इंटरव्यू इस थर्ड स्टेज में आकर के ही वह आपके अंदर वो मटेरियल तलाशना बोर्ड चालू करता है कि जिसको वो देखना चाहते हैं कि इसके अंदर प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, आइडियलिज्म, वैल्यू बेस्ड लाइफ, ये एथिकल वैल्यूज के प्रति इसके मन में क्या भाव है। यहाँ तक बात करते करते 10-15 मिनट में आप नॉर्मल हो चुके होते हो। आपको लगता है कि अब बोर्ड जो है वो बहुत हेल्पिंग नेचर का है, तो वहाँ से आप सतर्क हो जाइए। जब वो आपसे पूछना चालू करेगा कि आपकी डिप्टी कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग जो है वो सपोज कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वो चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ हो जाता है, चीफ मिनिस्टर के डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर मिनिस्टर के डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी पोस्टिंग हो जाती है और आपको काम करना है। वहाँ पर उनके लोग जो हैं आपसे तमाम सारा काम कराना चाहते हैं, कभी लीगल कभी इलीगल। किसी पर आपके सीनियर कमिश्नर का या और ऊंचे सेक्रेटरी का फ़ोन आता है कि काम को आपको करना है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, आप मना करते हो, फिर चीफ मिनिस्टर खुद ही कहता है, तो आपको यदि ऐसा काम आपसे करवाया जाएगा जहां पर कि आपको कंप्रोमाइज़ करना है, लॉ से कंप्रोमाइज़ करना है, तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे कि नहीं, हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम कोई इलीगल काम नहीं करेंगे। तो बोर्ड कहेगा कि नहीं, आपको ये पक्का है कि यदि काम नहीं करोगे तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारी बातें होंगी कि आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं, कम्युनल हार्मोनी बिगड़ रही है और वहाँ का ब्लॉक प्रमुख, वहाँ का एमएलए आपसे दबाव डालता है, तमाम सारे। तो ऐसा ये जो स्टेज होता है इसमें बोर्ड ऐसे पूछता है कि जैसे आप कोशिश वो करता है कि आपका जो सत्य है, आपके अंदर जो आप जो हो वो निकल के आ जाए। तो आप जब कह दोगे कि हम तो भाई ह्यूमन बीइंग ही है, या प्रैक्टिकल लाइफ में तो फिर वो देखना पड़ता है, ऐसा कोई भी वाक्य यदि आप बोलते हैं तो निश्चित रूप से बोर्ड ये चाहेगा कि उसकी कलम से आपका सिलेक्शन ना हो। भले आपके रिटन में बहुत अच्छे नंबर हों तो कहीं आप नीचे हो जाएं, लेकिन यदि आप आइडियोलॉजी से, यदि आप एथिक्स से, यदि आप वैल्यू से कंप्रोमाइज़ करने का कोई जेस्चर आप दे देते हो तो ये मान के चला जाएगा कि आपको सिविल सर्वेंट के रूप में सिलेक्शन ना किया जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम थर्ड स्टेज ऑफ द इंटरव्यू होते हैं, जहां आपकी पर्सनैलिटी की स्क्रीनिंग की जा रही होती है, जहां आपकी पर्सनैलिटी का एक्सरे हो रहा होता है, तो वहां पर आपको एक सॉलिड रॉक की तरह, ग्रेनाइट रॉक की तरह आइडियल्स के साथ और लॉ, प्रिंसिपल, एथिक्स के साथ, सर्विस रूल्स के साथ ही खड़े होने की अडिगता दिखानी है। व्हाट मे कम, वेदर यू रिमेन इन पोस्ट और नॉट, वेदर मैं पद पर रहता हूँ या पद पर नहीं रहता हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पर हम अपने एथिक्स को, सर्विस रूल्स को, कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यही आपका स्टैंड होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप एक सीधा आप संकेत दे रहे हैं कि हम सब्जेक्ट जानते हैं, उसके बदौलत हमने पास किया है, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी एक ऑनेस्ट ऑफिसर की नहीं है, इसलिए कमीशन करवा करके हमको ना ले। आप ऐसा चाहते लो, लेकिन आपने ऐसा आंसर करके जहां आप कंप्रोमाइजिंग दिखे तो वहां आपने ये मैसेज दे दिया। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो साधारण एटिकेट होते हैं तो आपको 3 स्टेजेस पर हैं। पहले स्टेज में फैक्ट्स को लेकर के 100% ऑनेस्ट रहना है। वेस्ट कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमारा कहना है कि ऑनेस्टी इज द ओनली वे ऑफ लिविंग।
तो फैक्ट्स को लेकर के ऑनेस्टी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। सेकेंड स्टेज में समझदार होना है, टोटल लिसनिंग आपको करनी है, टोटल लिसनिंग। जब तक पूरा वाक्य ना हो जाए और यदि आप ना सुन पा रहे हो तो कहें कृपा करके आप दोबारा बोलें प्लीज, तो आपसे दोबारा सुने, लेकिन बगैर सुने उत्तर ना दें और पूरा सुन के उत्तर दें, और जितना क्वेश्चन हो उसी का जवाब दें। आप इमोशनल हो, जब टोटल लिसनिंग लैग कर जाते हो, जब आप टोटल लिसनर नहीं हो, आप पार्शल लिसनर हो या सेलेक्टिव लिसनर हो, तो सवाल कुछ और है और जवाब दूसरा देना चालू करते हैं, तो आप समझदारी, तो ऑनेस्टी, समझदारी माने फुल ऑफ कॉमन सेंस, समझदारी मतलब फुल ऑफ कॉमन सेंस, और तीसरा जो है रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज। इन 3 चरणों में इंटरव्यू मोटा मोटी बटा होता है, और ये जो थर्ड स्टेज आती है इसी में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना है। ये आपको अपना स्वभाव भी बनाना चाहिए कि हम ऑनेस्ट और एवरबोल्ड रहेंगे, इसको अपने दिल में बैठा लिए और तो आप ज़्यादा बेहतर इंटरव्यू देंगे। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड आपको रिफ्लेक्ट नहीं करना है। छोटी छोटी बातें जो आप घुसने का वक्त किसको गुड मॉर्निंग कहा जाए, कैसे चेयर पर बैठा जाए, ये साधारण एटिकेट की बातें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होना चाहिए। कहीं आप किसी के पास जाते हो तब तक चेयर ऑफर न की जाए, आप चेयर पर ना बैठें, और आप जब प्रवेश करते हैं तो मे आई कम इन बोलें, और जब आप नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड नून आप बोलते हैं तो एक बार ही बोलें और सबको देखें कि सबके लिए मैंने बोला है। सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहना ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आई कांटेक्ट, 4 लोग बैठे हुए हैं तो आप जो चेयरपर्सन बैठा हुआ है उसको आप देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे बाकी लोगों को भी, जिनके आंखें तुमसे मिलेंगी उनसे आपका आई कांटेक्ट हो जाएगा, और जिनको नहीं मिली उनको अलग से खुरेज करके, उनको कोच करके बोलना नहीं है कि आपने नहीं सुना, मैंने आपके लिए भी गुड मॉर्निंग कहा ना। आप एक जेंटल और स्माइलिंग काउंटेनेंस होना चाहिए, स्मित होनी चाहिए, हास्य होना चाहिए, और आप सामने जाके खड़े होते हैं और आप बोले मत कि मैं हैव माई सीट, ऐसा बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो आपको खड़े खड़े ही सवाल करें तो आप खड़े खड़े ही जवाब दो। ये बोर्ड के अंदर तमीज़ होनी चाहिए कि वो आपको बैठने के ऑफर करे, और ये जो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसकी तरफ से मिसबिहेवियर है, ये उसका मिसबिहेवियर है। आप कोई 2 मिनट खड़े रह जाने में आप थके नहीं जा रहे, ये उनको, जैसे कोई मुझसे मिलने आता है तो मेरा ही टिकट बनता है, भले ही हम बोर्ड हैं, भले ही हम सिलेक्शन देने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आने वाले के प्रति हमारे मन में तो ये एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। तो चेयर बोर्ड को ऑफर करना चाहिए, यदि नहीं ऑफर कर रहा है तो ये कहने की जरूरत में नहीं है कि मे आई हैव माई सीट, ये मत बोलिए। यू लेट स्टैंडिंग पोस्चर, और आप सीधे जो है आपसे सवाल कर दे खड़े खड़े तो आप खड़े खड़े ही जवाब दीजिए, उसमें नहीं कि मैं क्या कुर्सी में बैठ जाऊँ। ये बोर्ड ने दुराग्रह किया है तो बोर्ड को ही इस बात की शर्म आने दीजिए, वो खुद ही आपसे कहेगा कि पहले आप सीट ले लें फिर आप जवाब दें। फिर आप चलते वक्त भी जब वो कहता है कि आपका इंटरव्यू हो गया, थैंक यू वेरी मच, तो आप सबको देख करके और थैंक यू बोलिए और थैंक यू करके आप चले जाइए। उसमें जो आपको देख रहा होगा उससे आई कांटेक्ट होगा, जो नहीं देख रहा है उससे आई कांटेक्ट आपका नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू आप पूरी सहजता से दें और ईमानदारी को आप ईमानदार रहें, तो आपका बोर्ड, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। समझदार रहें और एक आइडियलिस्ट पर्सन जो आपके 4th पेपर का है भी। दूसरा ये बात आप ध्यान रखें कि आपने मेंस में जो सवाल अटेम्प्ट किए हैं उनको आप ज़रूर देख लें कि आपने 4th पेपर में कौन से सवाल किए थे, 3rd पेपर में कौन से सवाल किए थे, 2nd पेपर में कौन सा सवाल किए थे, 1st पेपर में कौन सा सवाल किए थे, कौन से ऐसे अटेम्प्ट किया था। तो वो बोर्ड पूछ सकता है कि अच्छा बताइए 4th पेपर में आपने कौन कौन से सवाल अटेम्प्ट किए थे, वैल्यूज मतलब, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो याद ना हो तो आप उसे देख लें, तो उससे वो इंटरव्यू, कभी कभी बोर्ड को लगता है ना क्या सवाल पूछे, तो उसने सवाल आपसे पूछ लिया कि आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था, तो उसी से आपका सवाल पूछ लेगा। तो इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। प्रेफरेंसेस को लेकर के भी पूछा जाता है कि आपने प्रेफरेंस कौन सा दिया, तो उसमें भी ईमानदारी से ये दिया है और क्यों, किसको दिया है, वही बात आप बता दीजिए, किसको मैंने इसलिए दिया, इसको मैंने इसलिए दिया है। तो कहने का मतलब है कि सरल रहें और ईमानदार रहें। तो इंटरव्यू बोर्ड इसलिए है कि आपका सिलेक्शन कराए। इंटरव्यू बोर्ड के लोगों को भी ये अच्छा लगता है जब शाम को चेयरमैन और उसके एक्सपर्ट अपने अपने प्रवास पर जाते हैं, तो यदि उनको अपने
70% 80% बच्चों को 60% या ऊपर नंबर देने का मौका मिल जाए तो वो प्रसन्न रहते हैं कि आज हमारे बोर्ड में अच्छे बच्चे आए, मैंने अच्छा नंबर दिया। जिस दिन ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो दुखी रहते हैं। तो ध्यान रखना, बोर्ड को भी इसमें अच्छा लगता है कि वो ज़्यादा नंबर दे और उसका दिन अच्छा गुजरे। तो इसलिए आप उसके प्रति पॉजिटिव नोट के साथ ही जाएं और ये मान चलें कि ये बोर्ड आपको ही सिलेक्शन दे, आपके बदले में दूसरे को प्रेफर ना करे, क्योंकि आपके बदले में उसका तो सिलेक्शन होना नहीं है, तो आप में से ही वो सिलेक्शन करता है। तो आपका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका गेट ऐसा होना चाहिए कि वो आपको ही उस दिन का बेस्ट माने। तो बहुत सहज, सरल, ईमानदार, समझदार, आदर्शवान व्यक्ति के रूप में आप बोर्ड में जाते हैं तो कोई वजह नहीं बनती है कि आप कितने जवाबों को ना बोलते हैं। ना बोलने पर बिल्कुल परेशान, ना बोलने से नंबर नहीं कटता है। ना बोलने के बाद जो आपका मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो ब्रेकअप हो जाता है, आप एकदम पसीना पसीना हो जाते हो। 10-12 बार नो बोल दिया जाए तो आप हो सकता है कि वहाँ क्राइम करें, आप वहाँ रोने लगे या आंसू आ जाए आपके, या चेहरा बहुत ख़राब बन जाए, उससे आपका नंबर कटेगा। ना कहने से नंबर नहीं कटता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। मेरे इस पर जो आपको क्वेरीज करनी हो, जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। आप इन पर्सन भी हमारे पास आ सकते हैं और आप हमारे ईमेल पर, प्रोवाइस ईमेल पर या हमारे इसमें यूट्यूब चैनल पर आप सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच।